हेलो स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट लेक्चर सीरीज में आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज गिवन बाय दिस। मतलब कि ये पी ए बाई बी का मतलब क्या होता है, पी ए गिवन बी, और ये हमें क्या बता रहा है, probability of occurrence of A given that event B has already occurred। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझे, एक छोटे से एग्जांपल से, कि जैसे मान लो कि हम लोग ने एक डाई रोल किया, ठीक, और डाई रोल करने पर हमें ये बता दिया किसी ने कि भाई इवन नंबर आया है ना, इवन नंबर टर्न्स अप। ये अपने को पता है कि डाई रोल भी हो चुका है और हमें ये भी पता चल गया है कि इवन नंबर आ चुका है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आने के साथ साथ प्राइम नंबर भी आ चुका होगा। मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्राइम नंबर हैज टर्न्ड अप गिवन दैट इवन नंबर हैज टर्न्ड अप ऑन अ रोल ऑफ अ डाई। तो ये चीज होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि एक इवेंट हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके रेफरेंस में दूसरा इवेंट भी हो चुका होगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो नीचे वाला इवेंट है, ये हमारे लिए सैंपल स्पेस का काम करेगा। जैसे यहाँ पर इवन नंबर आ चुका है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा कि इवन नंबर वाले जो सैंपल स्पेस है उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, है ना। तो और आगे अगर इसमें हम लोग बात करें, तो जैसे मान लो ये दो इवेंट्स हैं, ए और बी, और अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है पी ऑफ ए बाई बी, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी का तो हमें एक ही फॉर्मूला पता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। और अभी अभी मैंने आपसे बोला है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये सैंपल स्पेस का काम करता है, यानी कि अगर हम इस डायग्राम में सैंपल स्पेस बनाएं, तो ये सैंपल स्पेस का काम करेगा इवेंट बी, ठीक। अब आप ये ध्यान दो इसमें कि जब इवेंट बी हो चुका है, यानी कि नीचे क्या आ रहा है, जितने भी एलिमेंट्स इवेंट बी में होंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके साथ साथ इवेंट ए भी हो जाएगा। तो बी का जो टोटल रीजन है, उसमें वो कौन सा रीजन है जो ए के होने को भी सपोर्ट कर रहा है। तो वो मेरे ख्याल से ये वाला रीजन होगा। ये वो रीजन है जो ए के होने को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इवेंट बी तो हो चुका है, तो सैंपल स्पेस बी होगा। तो वो कौन सा बी का रीजन है जो इवेंट ए को भी होने को सपोर्ट कर रहा है, वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या हो गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। और आप चाहो तो सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो अगर ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। वैसे जो फॉर्मूला पहले लिखा है वही ज्यादा प्रेफरेबल होता है, लेकिन ऐसे भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है कि यहाँ पर हम लोग ने बी से डिवाइड कर दिया, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा एन बी अपॉन एन एस, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन है। और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। तो पी ए गिवन फॉर्म बी का फॉर्मूला आप ये भी बोल सकते हो, बोलना चाहो तो, और ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो भी होगा, नीचे वाला सैंपल स्पेस होगा और नीचे वाले का ही कोई पोर्शन ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पर बी पूरा का पूरा सैंपल स्पेस था और बी का ही एक पोर्शन ऊपर आया है। वैसे यहाँ पर जैसे हम लोग ने, याद करो जो वेन डायग्राम वाला लेक्चर पढ़ा था, उसमें हम लोग ने चार रीजन में पूरे इसको डिवाइड किया था। ये रीजन वन, ये रीजन टू, ये रीजन थ्री, और बाहर वाला रीजन फोर, ठीक। रीजन वन में सिर्फ ए हो रहा है, रीजन टू में सिर्फ बी हो रहा है, रीजन थ्री में ए एंड बी दोनों हो रहे हैं, और रीजन फोर में ए और बी में से कुछ नहीं हो रहा है। अब आपको कुछ भी निकालना हो तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। जैसे मान लो कोई तुमसे बोल दे कि पी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। क्या निकालो, पी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट। तो तुम्हें क्या सोचना है, सैंपल स्पेस वो रीजन होगा जहां पर बी नहीं हो रहा है। तो वन टू थ्री फोर में से वो कौन सा पार्ट है जहां पर बी नहीं हो रहा है। तो बी रीजन वन में नहीं हो रहा है और रीजन फोर में नहीं हो रहा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन प्लस फोर आ जाएगा, ठीक। अब तुम्हें क्या सोचना है, क्योंकि इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज नॉट अकर्ड।
तो इन दोनों रीजन में से कौन सा वो रीजन है जिसमें ए हो गया होगा? बी के ना होने वाले रीजन 1 और 4 है। तो इन दोनों में कौन सा वो रीजन है जिसमें ए हो गया है? तो वो है रीजन 1। ठीक है, तो ऐसे अगर आप वेन डायग्राम पूरा फिल कर लोगे, 3-4 पार्ट पूछेंगे तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। अब जैसे मान लो कोई हम लोग से पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ भी, मान लो कि ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी, तो सैंपल स्पेस का काम कौन करेगा? सैंपल स्पेस का काम करेगा हमारे पास बी। ठीक है, तो बी किस किस रीजन में हो चुका है? तो रीजन 2 और रीजन 3 में हो चुका है। और हम क्या चाहते हैं कि बी हो हुआ हो लेकिन ए ना हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो 2 और 3 में कौन सा ऐसा है जो ए के ना होने को सपोर्ट कर रहा है? तो वो रीजन 2 है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे आता है पोर्शन, उसी में से कोई पार्ट, कुछ पार्ट ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कहीं दिक्कत आपको आनी ही नहीं है। ठीक, अब आगे बात करें अगर हम लोग, तो पहला फॉर्मूला अब आपका क्लियर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। या फिर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दो तो भी चलेगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद बी गिवन ए इसी तरीके से लिख सकते हैं। जब यहाँ पर बी होता है तो यहाँ पर बी आता है। जब यहाँ पर नीचे ए होगा यानी कि ए ऑलरेडी हो चुका है तो ए सैंपल स्पेस का काम करेगा, तो यहाँ पर ए आएगा। तो ये फॉर्मूला भी क्लियर होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं सच दैट बी नल सेट नहीं है, तो पी ऑफ ए गिवन बी प्लस पी ऑफ ए बार गिवन बी जो होगा वो 1 होगा। तो और इसको प्रूव भी करते हैं कि अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं जिसमें बी नल सेट नहीं है या नल एंड वॉइड इवेंट नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, तो पी ऑफ ए गिवन बी प्लस पी ऑफ ए बार गिवन बी या ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी जो है वो 1 होगा। तो इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब देखो जैसे ये है पी ऑफ ए गिवन बी प्लस पी ऑफ ए बार गिवन बी, तो पहले तो पी ऑफ ए गिवन बी रीजन की हेल्प से लिखते हैं। तो बी कहाँ कहाँ हुआ है? रीजन 2 और रीजन 3 में हुआ है, तो डिनोमिनेटर में तो वही आएगा जहां जहां बी हो चुका होगा। यहाँ भी डिनोमिनेटर में वही चीज आएगी जहां जहां बी हो चुका होगा। तो यहाँ 2 और 3 में बी हो चुका है। ठीक, उसके बाद इसमें हम क्या चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो 2 और 3 में कौन सा वो है जो ए के होने को सपोर्ट कर रहा है? रीजन 3। और इसमें क्या चाहते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ए के ना होने को 2 और 3 में कौन सपोर्ट कर रहा है? 2 सपोर्ट कर रहा है। तो अगर तुम ध्यान दे पा रहे हो तो देखो नीचे सेम चीज लिखी हुई है तो एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर भी फिर सेम चीज आ जाएगी। तो ये सिंप्लीफाई होके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। इसी में जैसे मान लो कोई भी आपसे कुछ भी पूछ ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ से ए यूनियन बी यहां पर लिख दें और यहां पर ए एंड बी लिख दें, है ना। तो ए यूनियन बी आपको पता है क्या होता है? ए यूनियन बी मतलब रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3। मतलब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी बोथ हैव अकर्ड गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी हैज अकर्ड। मतलब ए और बी में कोई कम से कम कोई एक हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हो गए होंगे? तो रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में कौन ऐसा रीजन है जो दोनों के होने को सपोर्ट कर रहा है? ए एंड बी दोनों के होने को सपोर्ट कर रहा है, वो कौन है? 3 है। तो अगेन मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये रीजन वाली चीज अच्छे से समझ ली है तो फिर आपको यहाँ पर कहीं पे कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। अब मान लो कि ऐसा हो जाए कि बी सबसेट ऑफ ए है या ए सबसेट ऑफ बी है, तो क्या होगा? तो पहले अगर उसके लिए हम लोग डायग्राम बनाए यहाँ पर, तो मान लो कि ऐसे कुछ है। अगर एक दूसरे का सबसेट है, एक सेट दूसरे का सबसेट है, तो वो पूरा का पूरा अ, उसके अंदर आ जाएगा, एक के अंदर आ जाएगा। मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन होगी। ठीक, अब मान लो कि ये है सेट ए और बाहर वाला है सेट बी, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी, है ना। बराबर हो जाएगा, वो वाला केस भी समझ लेंगे। और इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि पी ऑफ ए गिवन बी बनाएगा कि बी गिवन ए बनाएगा, तो सोचो क्या बनाएगा? पी ऑफ ए गिवन बी बनाएगा कि पी ऑफ बी गिवन ए बनाएगा? सोच पा रहे हो? तो देखो एक तो फॉर्मूले से सोचें अगर, कि फॉर्मूले से ये आएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी।
और फॉर्मूले से ये आएगा, अभी लैंग्वेज से भी समझ लेंगे लेकिन एक बार फॉर्मूले से पहले देख लेते हैं। ये आएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B यहाँ पर किसके बराबर होगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B यहाँ पर P A के बराबर होगा, क्योंकि A दोनों में से छोटा सेट है, तो A और B में कॉमन पोर्शन लेंगे तो A आ जाएगा। तो यानी कि ये P ऑफ A अपॉन P ऑफ A का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये कितना आएगा? P ऑफ A अपॉन P ऑफ B। तो कौन सा 1 आया? P ऑफ B गिवन A। ठीक है। और अब लैंग्वेज में समझो, अगर तो लैंग्वेज से समझ लो तो ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं। probability of occurrence of B given that A has already occurred। तो A जो है वो पूरा का पूरा B के अंदर है, तो अगर A हुआ होगा तो अब बट ऑब्वियस है कि फिर B भी हो ही गया होगा ना, क्योंकि A पूरा का पूरा B के अंदर कंटेंट है, तो अगर इवेंट A हुआ होगा तो इवेंट B भी अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर सिचुएशन क्या थी कि A कंटेंट इन B था, तो क्या आया? P ऑफ B गिवन A 1 आया। ठीक है। और ऐसे ही अगर B कंटेंट इन A होगा तो P ऑफ A गिवन B कितना आएगा? 1 आएगा, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने ये लिखा हुआ है ना। तो ये सब सिंपल सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है अच्छे से। एक तो वो चीज कि वेन डायग्राम के थ्रू हम काफी कुछ इसमें कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि जो नीचे लिखा होता है वो हमारे लिए सैंपल स्पेस का काम करता है। ठीक। अब कुछ क्वेश्चन है सिंपल से कि इसमें दो इवेंट्स दिए हुए अपने को ए एंड बी, सच दैट पी ए बार दिस है, पी बी 0.4 एंड पी ऑफ ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पी ऑफ ए एंड बी बार जो है वो 0.5 है। तो हमें इसमें 5 पार्ट करने हैं, जो कि 3 अभी आपको सामने दिख रहे होंगे। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि जब भी ज्यादा पार्ट हो तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले वेन डायग्राम के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये सोच के रखो कि वेन डायग्राम में रीजन 1 में क्या आएगा, रीजन 2 में क्या आएगा, रीजन 3 में क्या आएगा, रीजन 4 में क्या आएगा। ठीक। तो इसको ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया। ठीक है। अब वेन डायग्राम में फिलिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, फिर सिंगल वाला और फिर बाहर वाला। ठीक। और पूरे इस बॉक्स का सम कितना होता है? 1 होता है। चलो तो अब ट्राई करते हैं। पी ऑफ ए बार जो है वो 0.3 दे रखा है। ठीक। तो यानी कि पी ऑफ ए कितना होगा? 0.7 होगा। पी ऑफ बी दे रखा है 0.4। ठीक है। और ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा है। इस चीज को क्या लिखा जाता है? सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं। पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका ये तो फॉर्मूला होता है ना, हम लोग ने सेट थ्योरी वाले लेक्चर में ये सीखा था। तो पी ऑफ ए आपके पास 0.7 है, तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन B आपके पास आ जाएगा 0.7 माइनस 0.5 यानी कि 0.2। तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन मिल गया। तो अब हम फिलिंग के लिए रेडी हैं। तो यहां पर आ जाएगा 0.2। ठीक है। उसके बाद ए टोटल 0.7 है, 0.2 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। बी टोटल 0.4 है, उसमें 0.2 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर बचा बी का कितना आएगा? 0.2। अब इन सबको जोड़ा तो 5 टू 7 टू 9 यानी कि 0.9, तो बाहर कितना आएगा? 0.1 आएगा। ठीक। तो चलो अब क्या करते हैं कि सारे आंसर आप देखो कितनी जल्दी जल्दी लिख सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी की हेल्प के। तो पहले में क्या बोल रहा है? ए गिवन बी। तो पहले वो वाली प्रोबेबिलिटीज देखते हैं जहां जहां बी हो चुका है। तो बी इस रीजन में हुआ है और इस रीजन में हुआ है, तो यहाँ पर 0.2 प्लस 0.2, इन दोनों में कौन सा है जो ए को सपोर्ट कर रहा है? तो वो ऊपर वाला 0.2 सपोर्ट कर रहा है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। चलो पी ऑफ बी गिवन है, बाकी आप फॉर्मुले से भी ट्राई करो, उसमें आपको कोई मना नहीं कर रहा है। बी गिवन है, वो रीजन ढूंढो जहां जहां ए हो चुका है। तो ए इस 0.5 और 0.2 वाले रीजन में हो चुका है, तो यहाँ पर 0.5 प्लस 0.2, और इन दोनों में कौन है जो बी के होने को सपोर्ट कर रहा है इन दोनों पोर्शन में? वो है 0.2। चलो फिर तीसरा देखते हैं। तीसरे में अपने पास है कि बी ना हुआ हो, तो पहले देखते हैं वो कौन से रीजन है जहां जहां बी नहीं हुआ है। तो बी देखो इस वाले में नहीं हुआ है, यहां पर नहीं हुआ है और यहां पर नहीं हुआ है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.5 प्लस 0.1।
अब इन दोनों में हम क्या चाहते हैं, ऊपर क्या चाहते हैं, ए हो जाए। तो 0.5 और 0.1 में वो कौन है जो ए के होने को सपोर्ट कर रहा है, वो है 0.5। बाकी यहाँ आंसर तो लिख ही लोगे, इतने बड़े हो गए हो। ये हो जाएगा 2/7, और ये आ जाएगा अपने पास कितना, ये शायद 5/6 आ रहा है ना। खैर उसमें आप सेंटिमेंटल मत होना, वो अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, अब दो पार्ट और देखते हैं इसके। चलो अब ये वाले देख लेते हैं जल्दी से। नीचे है ए यूनियन बी, मतलब ए या बी में से कोई एक हो चुका है ना, ध्यान देना अब यहाँ पर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी कौन सा रीजन होता है, अब ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ रखा है तो इसमें तो मैं ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकता यहाँ पर। तो 0.5 प्लस 0.2, बस एक चीज दिमाग में रखना, इन्हीं तीन में से कुछ ऊपर आना है ना, उसमें ना कंफ्यूज होना। ठीक, तो अब ऊपर क्या बोल रहा है, ए हुआ हो तो भी चलेगा, बी ना हुआ हो तो भी चलेगा। तो 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.2 में पहले वो यूनियन लगाए तो दोनों में से कोई भी एक चीज चलेगी। तो पहले वो रीजन ढूंढो जहां पर ए हुआ हो। तो ए कहां पर हुआ है, 0.5 में हुआ है ए, और 0.2 में हुआ है। बी ना हुआ हो तो भी चलेगा, तो बी तो इस 0.5 में नहीं हुआ था, तो वो ऑलरेडी आप यहाँ पर आ चुका है ना। एक बार फिर से समझ लेना, नीचे आएगा ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी में कोई भी एक हुआ हो तो वो पोर्शन आएगा। तो 0.5, 0.2 और 0.2 आ गया। ऊपर क्या आना है कि इन तीन में से वो वाला पोर्शन जहां पर ए हुआ हो या तो, या बी ना हुआ हो। तो ए कहाँ कहाँ हुआ था, 0.5 और 0.2 में। ठीक, और बी कहाँ नहीं हुआ था, वो 0.5 में नहीं हुआ था, तो वो ऑलरेडी आ चुका है। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि बी नहीं हुआ है तो ये 0.2 कैसे आ गया, तो और लगा हुआ है, तो दोनों में से कोई एक चीज भी चलेगी अपने को। ठीक, अब अगर अगला देखें, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से ध्यान देना, है ना, सेट थ्योरी में वैसे सब बता चुके हैं। ए हुआ हो तो भी चलेगा, या बी ना हुआ हो तो भी चलेगा। तो ए कहाँ कहाँ हुआ है, ए हुआ है 0.5 में और 0.2 में, मतलब कि किस किस जगह, ए यहां हुआ है एंड यहां हुआ है। या फिर बी ना हुआ हो तो भी चलेगा। तो बी कहाँ नहीं हुआ है, 0.5 में नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी आ चुका है, और बी कहाँ नहीं हुआ है, इस 0.1 में नहीं हुआ है। तो ये हो गया 0.1। तो ए हुआ हो तो भी चलेगा, बी ना हुआ हो तो भी चलेगा। अब इन दोनों में वो पोर्शन, इन तीनों में वो पोर्शन ढूंढो जहां पर बी हो चुका है, यानी ऊपर हमें क्या लिखना है, जहां पर बी हुआ हो। तो 0.5, 0.2 और 0.1 जिनको अंडरलाइन कर रखा, उन तीनों में बी कहां पर हुआ है, केवल 0.2 में। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0.2। तो आंसर लिखना हो तो 52718, 2/8 आ जाएगा शायद ये, है ना। तो ये 1/4 आ रहा है, और यहाँ पर 5 और 2 7, और ये आ जाएगा शायद 7/9। ठीक, तो सिंपल से क्वेश्चन पे वेन डायग्राम बना लिया तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो गया। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पर, तो वन टिकट, ये AIEEE 2009 में आया भी हुआ है। वन टिकट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 50 टिकट्स नंबर्ड 00010203 अप टू 49। Find the probability that sum of digits on the selected ticket is 8 given that product of the digits is 0। ठीक है, तो मतलब हमें क्या बता दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स जो है वो 0 है। ठीक, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन सारे केसेस में जो सम ऑफ डिजिट आएगा वो 8 आएगा। तो सैंपल स्पेस का काम कौन करेगा, जिसको अंडरलाइन कर रखा है, प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट्स इज 0। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 0 कहाँ कहाँ आएगा, देखो पहले तो शुरुआत वाले में आएगा 0, 0, 1, 0, 2 से लेकर कहाँ तक, 10 तक तो आएगा ही आएगा। फिर 10 के बाद डायरेक्ट 20, फिर 30, फिर 40, यहां तक आएगा। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कितना, 0 आएगा। ठीक, तो ये कितने केसेस हुए, ये हमारे लिए नीचे जो n ऑफ b का काम करता है, अगर p ऑफ a गिवन b निकाले तो वो करेगा। तो टोटल कितने केस हैं, तो 0 0 से 09 तक 10 हो गए, और फिर 11, 12, 13, 14, तो ये 14 केसेस अपने पास आ गए। अब इसमें तुम्हें देखना है कि कौन सा वो केस होगा इन सारे 14 केसेस में जहां पर सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 8 होगा, इनमें से। तो वो केवल एक केस होगा, कौन सा, जहां पर सम ऑफ डिजिट 8 होगा, वो कौन सा केस होगा, 0, 8, यानी कि कितने केस मिले, 1 केस मिले। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो, किसी फॉर्मूले वगैरह की जरूरत नहीं है सच, 1/14, है ना। तो बस थीम वही लगानी है आपको,
कि जो चीज हो चुकी है वो सैंपल स्पेस का काम करेगी, तो नीचे वो आना है और फिर उसके केसेस में जो फेवरेबल केस है वो आप लिख दो। ठीक, अब आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अ कपल हैज टू चिल्ड्रन, find the probability that both are girls if it is known that one of them is girl। अब इसमें कई लोग क्या बोलते हैं कि आंसर 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 चिल्ड्रन है, बता दिया गया है कि एक गर्ल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ गर्ल होगी, यानी कि जो जिस चाइल्ड के बारे में नहीं पता है वो गर्ल होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। लोग बोलते हैं कि या तो गर्ल होगा या बॉय, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। लेकिन इसमें हमें केसेस सोचने पड़ते हैं, क्या कि हमें एज का भी देखना पड़ेगा सीन, कि देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर किसी के 2 चिल्ड्रन है, कि दोनों बॉय हो, यानी कि जो बड़ा हो वो भी बॉय हो और जो छोटा वाला हो वो भी बॉय हो, या फिर बॉय गर्ल हो, यानी कि एल्डर चाइल्ड इज बॉय एंड यंगर चाइल्ड इज गर्ल, या फिर गर्ल बॉय हो, और या फिर गर्ल और गर्ल। क्यों ये केस अलग से डिस्कस कर रहे हैं, बॉय गर्ल और गर्ल बॉय? क्योंकि ये दो अलग केस है ना भाई, वरना अगर आप इनको एक ही केस मान लोगे तो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे ना कि हम कौन यंगर है और कौन ओल्डर है। तो इसीलिए आप मान के चलो कि आपको हमेशा यहाँ पर बॉय गर्ल और गर्ल बॉय वाले केस लेने हैं, दोनों के दोनों केस लेने हैं। ठीक, अब ये तो टोटल सैंपल स्पेस हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए सैंपल स्पेस का काम कौन करेगा? वन ऑफ देम इज गर्ल। ये हमें ऑलरेडी पता है कि इनमें से 2 चाइल्ड में से एक लड़की, तो कौन सा केस चला गया? ये केस तो नहीं हो सकता। ठीक, तो ये हमारे लिए अब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस का काम करेगा। ठीक, तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखें। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट वन ऑफ देम इज गर्ल। तो इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें दोनों गर्ल हैं? केवल एक केस है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी इस टाइप का केस आए तो आपको ये केस बनाने पड़ेंगे, बॉय गर्ल गर्ल बॉय वाला भी केस अलग अलग मानना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग है भी। इसमें ये ओल्डर वाला बॉय है, यंगर वाली गर्ल है, इसमें ओल्डर वाली गर्ल है और यंगर वाला बॉय है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे आज से। फिर उसी का एक और वर्जन, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, इफ यंगर वन इज बॉय फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। तो पहले तो वही केस लिखते हैं कि टोटल क्या क्या केस होते हैं। तो वो होते हैं बॉय बॉय, पहले मैं ओल्डर लिख रहा हूं फिर यंगर लिख रहा हूं ना, सीक्वेंस आप समझ लेना, बॉय गर्ल गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। अब इसमें पहले तो देखते हैं कौन से केस चले गए। एक तो ये केस चला गया क्योंकि एक बॉय है, हमें ये पता है, और यंगर वाला बॉय है। ठीक, यंगर वाला जो चाइल्ड है वो बॉय है, तो इसमें तो यंगर वाला चाइल्ड गर्ल है अगर देखो तो, है ना, ये ओल्डर है ये यंगर है, तो ये भी केस चला गया। तो दो ही ऐसे केस हैं सैंपल स्पेस में जिसमें यंगर जो है, यंगर चाइल्ड जो है वो बॉय है। ठीक, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर लिखें तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे जिसमें यंगर चाइल्ड बॉय है? 2। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि फिर दोनों बॉय हों? तो इन दोनों में से कौन सा वो केस है जिसमें दोनों बॉय हैं? केवल एक केस है, तो आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 1/2। ठीक, अब ये देखते हैं भाई क्या है। 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards and it has been found that both are hearts। Find the probability that both are face cards। ठीक है, तो अब इसमें सैंपल स्पेस का काम कौन कर रहा है? सैंपल स्पेस का काम ये कर रहा है कि जो 2 कार्ड निकाले हैं वो दोनों के दोनों कहां से आए हैं? हार्ट से आए हैं। यानी कि हमें ये पता है कि जो 2 कार्ड होंगे वो हार्ट के ही होंगे। तो अब अगर हम देखें तो ये 13 कार्ड्स हार्ट्स के हैं, और हमें पता है कि जो 2 कार्ड आए हैं वो इन्हीं से ही आए है ना। तो सैंपल स्पेस का अगर आप सोचो तो काम कौन करेगा? इन 13 कार्ड में से कोई 2 कार्ड आए होंगे, वो सैंपल स्पेस का काम करेगा। तो सैंपल स्पेस हो गया आपका 13C2। बात समझ में आई कि नहीं, है ना? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बता रखा है? क्वेश्चन में बता रखा है इट हैज बीन फाउंड दैट बोथ आर हार्ट्स। ठीक, अब फेवरेबल केस क्या होंगे? फेवरेबल केस तुम्हें बस ये सोचना है कि इन्हीं में से सोचना है, मतलब आपको ये पता चल चुका है कि जो भी कार्ड है वो हार्ट से आए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर फेस कार्ड्स। तो इन 13C2 में वो कौन से केस होंगे जिसमें 2 फेस कार्ड आए होंगे? तो टोटल हमारे पास हार्ट में 3 फेस कार्ड हैं यहां से यहां, तो इनमें से कोई 2 फेस कार्ड आ जाए तो वो फेवरेबल केस होंगे। तो वो कितने होंगे? 3C2। और आप ये तो मान ही रहो कि जब 13C2 से आप ये कार्ड सेलेक्ट कर रहे होगे तो कोई ना कोई ऐसे भी केस बने होंगे ना, जब जैक और क्वीन
जैक और किंग या किंग और क्वीन आए होंगे, तो इन 13C2 केसेस में ये भी तो केसेस कहीं ना कहीं आए होंगे ना, तो वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली चीज हो रही है। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखें, तो फेवरेबल केसेस 3C2 और टोटल केसेस 13C2। सिंप्लीफाई कर सकते हो, इतने बड़े हो गए, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक। अब फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। Two cards are drawn from a well-shuffled pack of 52 cards. It is known that both cards are of different suites. Find the probability that both are face cards. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास दो कार्ड्स हम लोग ने निकाले हैं 52 कार्ड से। सैंपल स्पेस का काम क्या कर रहा है कि दोनों कार्ड्स डिफरेंट स्वीट्स के हैं, ठीक। तो पहले तुम्हें इस क्वेश्चन में ये सोचना है कि कितने तरीके से तुम दो कार्ड्स निकाल सकते हो कि वो दो डिफरेंट स्वीट्स के हों। तो देखो फेवरेबल केसेस कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं यहाँ पर। कैसे? देखो फेवरेबल केस एक आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें ये पता है कि दो कार्ड्स आने और दोनों डिफरेंट स्वीट्स के आने, तो यानी कि चार में से, यानी कि हार्ड, क्लब, डायमंड और स्पेड में से चार स्वीट्स में से कोई दो स्वीट के ही कार्ड आए होंगे। तो पहले तो उनको सेलेक्ट कर लें, 4C2, ठीक। 4C2 से मान लो अपने पास आ गया डायमंड आ गया और स्पेड आ गया। अब हमें एक कार्ड डायमंड से निकालना होगा, एक कार्ड स्पेड से निकालना होगा, तो अपने आप अपना काम हो जाएगा, है ना, दो अलग अलग स्वीट्स आ जाएंगे। तो डायमंड के 13 कार्ड से एक निकाल लिया, 13C1, और दूसरे के यानी कि स्पेड के 13 कार्ड में से एक निकाल लिया, तो 13C1। एक तो ये हो गया फेवरेबल केस का तरीका। और कैसे सोच सकते हो फेवरेबल केस? तुम पॉज करके सोचो, और फेवरेबल केस कैसे निकाल सकते हैं। आप ये सोचो कि अनफेवरेबल कब होगा सीन। अनफेवरेबल सीन तब होगा जब दोनों कार्ड एक ही स्वीट से आ जाएंगे। तो हम क्या करें कि टोटल केसेस में से वो हटा दें कि जब दोनों एक ही स्वीट से आए हों। तो टोटल कार्ड्स 52 हैं, तो 52 कार्ड्स में से दो कार्ड सेलेक्ट करने का तरीका 52C2 माइनस वो केसेस जब दोनों कार्ड एक ही स्वीट से आए होंगे, तो उसके कितने तरीके होंगे। तो पहली बात तो वो दोनों कार्ड चार में से किस स्वीट से आए होंगे, तो उसको सेलेक्ट करने का तरीका 4C1, चार में से कोई एक स्वीट हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। अब दोनों के दोनों कार्ड क्या आ जाएं, उसी से आ जाएं। तो ये वाले केस जब हटा दोगे तो दोनों कार्ड सेम स्वीट से नहीं आएंगे, क्योंकि ये वो केस हम लोग ने लिखे हैं व्हेन बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम सेम स्वीट। एक और भी तरीका है वैसे इसका, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है, उसको अगर हम लोग समझ पाए तो वो भी तरीका बहुत आसान है ना। ये तरीका तो सभी को क्लियर होगा। टोटल में से वो तरीके जब बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम सेम स्वीट। तो 4C1 से सपोज कर लो हम लोग ने क्लब सेलेक्ट किया और 13C2 से दोनों कार्ड क्लब के निकाले, तो दोनों कार्ड सेम स्वीट के आ गए। तीसरा तरीका ऐसे है कि मैंने बोला कि मैंने पहला कार्ड रैंडमली कुछ भी निकाल लिया, तो 52 ऑप्शन थे मेरे पास। अब क्या हुआ कि मान लो कि मैंने 52 ऑप्शन से जो एक कार्ड निकाला था वो हार्ट का कार्ड था, ठीक। तो अब जो दूसरा कार्ड है वो हार्ट का कार्ड नहीं हो सकता। तो दूसरे कार्ड को सेलेक्ट करने के लिए अपने पास कितने ऑप्शन होंगे, कितने ऑप्शन होंगे, 39 ऑप्शन होंगे, ठीक। तो दूसरे कार्ड को सेलेक्ट करने के लिए 39 ऑप्शन है। लेकिन इसमें थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है इसमें कि हम लोग ने पहले क्या किया कि 52 ऑप्शंस में से एक कार्ड निकाला है और फिर 39 ऑप्शंस में से दूसरा कार्ड निकाला है। तो देखो क्या हो सकता है, हो ये सकता है यहाँ पर कि तुमने हो सकता है कि जब 52 ऑप्शन से पहला कार्ड निकाला हो तो वो हार्ड का कार्ड निकाला हो, और फिर जब तुमने 39 ऑप्शन से दूसरा कार्ड निकाला हो तो वो स्पेड का कार्ड निकालो, ठीक। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुमने जब 52 ऑप्शन से पहला कार्ड निकाला हो तो वो वही वाला कार्ड निकालो जो यहाँ पर आया था, स्पेड का, और फिर 39 ऑप्शन से वही सेम कार्ड निकाला जो यहाँ पर निकाला था। तो ये केस देखो दो बार काउंट हो रहे हैं ना। आप ऐसे मान लो कि ये एस के कार्ड आ रहे हैं दोनों। तो पहली ऐसा भी हुआ होगा कि 52 ऑप्शन से आपने एस ऑफ हार्ट निकाला होगा, फिर 39 ऑप्शन से आपने एस ऑफ स्पेड निकाला होगा। लेकिन कभी ना कभी ऐसा भी तो होगा कि आपने जब शुरुआत में 52 चॉइसेस थी तो आपने एस ऑफ स्पेड निकाला होगा और फिर 39 ऑप्शन से एस ऑफ हार्ट निकाला होगा। तो ये केस दो बार काउंट हो रहे हैं। आप समझ गए होगे कि ऐसे हर केस दो बार काउंट होगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, है ना। तो ये है अपने पास एक तरीके से टोटल केसेस, ठीक। अब फेवरेबल केस जरा सोचते हैं साथ में। इन पर्टिकुलर केसेस में
मतलब कि जब दो कार्ड सेम स्वीट के आए हैं उसमें से कितने केसेस होंगे जब दोनों के दोनों फेस कार्ड्स रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही सोचो। पहली बात तो 4C2 से दो स्वीट सेलेक्ट कर लिए। ठीक, अब अब मान लो वो दो स्वीट थे क्लब और डायमंड। तो अब क्लब के पास तीन फेस कार्ड है, उन तीन में से कोई एक फेस कार्ड निकाल ले। और तुम्हारे डायमंड के पास भी तीन फेस कार्ड है, तो उसके पास उससे भी कोई तीन फेस कार्ड्स निकाल ले। बताओ सही है कि नहीं। 4C2 से दो स्वीट सेलेक्ट किए और फिर 3C1 से एक कार्ड निकाला यहाँ पे फेस कार्ड, और 3C1 से एक फेस कार्ड यहाँ पर निकाला, तो दोनों डिफरेंट स्वीट के भी हैं, है ना, और दोनों फेस कार्ड भी है, तो ये फेवरेबल केस हो गए। या फिर इस वाली लास्ट वाली अप्रोच से अगर सोचो पॉज करके कि लास्ट वाली अप्रोच अगर लगाते तो क्या कैसे निकालते, तो ऐसे निकालते कि टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं, तो पहले कोई भी रैंडमली एक फेस कार्ड निकाल लिया 12 ऑप्शन से। अब मान लो कि तुमने स्पेड का फेस कार्ड निकाल लिया है, तो अब स्पेड का एक फेस कार्ड निकल चुका है, बाकी दोनों आ नहीं सकते, तो अब फेवरेबल ऑप्शन कितने हैं, अब फेवरेबल ऑप्शन है 9। ठीक, लेकिन इसमें भी वही डबल काउंटिंग होगी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब अगर हम लोग फाइनल आंसर लिखें इतनी मेहनत के बाद, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नीचे सैंपल स्पेस का काम कौन कर रहा था, जब दोनों के दोनों क्या थे, दोनों के दोनों सेम डिफरेंट स्वीट्स आए थे, दो कार्ड डिफरेंट स्वीट्स आए थे, तो तीनों में से कुछ भी लिख दो, सबकी वैल्यू सेम आ रही होगी, चेक कर लेना। पीएनसी की यही ब्यूटी है, देखो अलग अलग तरीके से किया लेकिन वैल्यू सबसे सेम आएगी। तो 4C2 इंटू 13C1 इंटू 13C1, और फेवरेबल कितने आ रहे हैं, 4C2 इंटू 3C1 इंटू 3C1। ठीक, तो आई होप ये तरीका आपको क्लियर होगा। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अ फेयर डाई इज रोल्ड अंटिल अ स्कोर ऑफ लेस देन 5 पॉइंट्स इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉट लेस देन 2 पॉइंट्स ऑन द लास्ट थ्रो। देखो क्वेश्चन हो सकता है भले पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन है बहुत सिंपल। इन्होंने बोला है कि एक फेयर डाइस को तब तक रोल करना है जब तक लेस देन 5 पॉइंट्स ऑब्टेन ना हो जाए, मतलब कि गेम कहां पर रुकेगा, जब तक 5 से कम पॉइंट्स नहीं आ जाते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉट लेस देन 2 पॉइंट्स ऑन लास्ट थ्रो। लास्ट थ्रो का मतलब क्या हुआ कि हमारा ये इवेंट 5 से कम पॉइंट आने वाला हो गया होगा, तभी तो हम लोग ने गेम रोका होगा ना। तो यानी कि क्या ऑलरेडी अकर कर चुका है, 5 से कम पॉइंट आने वाला सीन ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा। ठीक है ना, यही आपको लैंग्वेज यहाँ पर पकड़नी थी कि लास्ट थ्रो है मतलब कि जो हम चाहते थे वो हो चुका होगा, और हम क्या चाहते थे कि गेम तब तक चले जब तक 5 पॉइंट से कम ना आ जाए। ठीक, बाय द वे यहाँ पर डाई होगा, डाइस नहीं होगा। मैथ्स पे फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन फिर भी ग्रामर नाजीज नाराज ना हो, है ना। चलो उसके बाद आगे बात करें फेवरेबल की। तो फेवरेबल में देखो क्या आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉट लेस देन 2 पॉइंट्स ऑन लास्ट थ्रो, मतलब लास्ट थ्रो पे 2 से कम पॉइंट नहीं आने चाहिए। 2 आ जाए चलेगा, 3 आ जाए चलेगा, 4 आ जाए चलेगा। ठीक, तो फेवरेबल क्या आएगा, 2 3 और 4। बात क्लियर है कि नहीं, और आगे का नहीं है क्योंकि सैंपल स्पेस यही है। ठीक, तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो अपने को लिखनी थी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/4। ठीक, चलो सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपकी आपके टू इंटी मतलब जेईई में 2019 में, टू इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट दिस गिवन दैट सम ऑफ द सेलेक्टेड नंबर्स इज इवन। ये सैंपल स्पेस है, यानी कि जो दो नंबर सेलेक्ट किए गए हैं उनका सम इवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर इवन। तो मेरे ख्याल से सभी कर लेंगे क्वेश्चन। सम इवन है, ठीक है, ये सैंपल स्पेस है, तो सम इवन कैसे हो सकता है, दोनों नंबर ऑड हो तब सम इवन आ जाएगा, और दोनों नंबर इवन हो तब भी सम इवन आ जाएगा, है ना। तो दो तरीके हैं सम इवन आने के। ठीक, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। अच्छा, हर क्वेश्चन में मैं आप देख रहे हो फेवरेबल केस और टोटल केस और ये दुनिया भर की चीजें लिखना, तो एग्जाम में सब मत करना। एग्जाम में डायरेक्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये भी मत लिखना, बस ये लगाना और सॉल्व करना, है ना, फ्रैक्शन लिखना सीधे। तो आपके पास क्या है यहाँ पर अवेलेबल, 6 ऑड नंबर अवेलेबल है और 5 इवन नंबर अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, सम इवन लाना, तो दोनों ऑड सेलेक्ट कर लें, यानी कि 6C2, या फिर दोनों इवन सेलेक्ट कर लें, तो 5 में से 2 इवन सेलेक्ट करने का तरीका कितना,
5C2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर इवन। तो इन दोनों में वो कौन सा केस है जिसमें दोनों नंबर इवन है, वो ये वाला केस है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5C2। चाहे तो उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेना, तो 5C2 तुम्हारा हो जाता है कितना 10 हो जाता है, 6C2 15 हो जाता है, और ये हो जाता है तुम्हारा 10। तो 10/25, तो शायद 2/5 आ जाएगा, देख लेना खुद से। ठीक, चलो अब ये क्वेश्चन है, a cube is painted green on all its sides is cut into 216 equal small cubes. A small cube when picked up is found to show green color on one of its face. Find the probability that two more faces also show green color. मतलब क्या है कि एक क्यूब को 216 स्मॉल क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज में ब्रेक किया गया है, यानी कि जो ओरिजिनल क्यूब रहा होगा वो 6x6x6 का रहा होगा, और फिर उससे 216 1x1x1 के स्मॉल क्यूब्स बनाए गए हैं ना, 1x1x1 के। ठीक, और इस 200 ये जो 6x6x6 का क्यूब था, इसमें क्या था कि इसको बाहर से पूरा ग्रीन कलर से पेंट कर दिया गया था। उसके बाद इसको वही ब्रेक कर दिया गया 216 स्मॉल क्यूब से। फिर हम लोग ने क्या किया है कि रैंडमली एक क्यूब उठाया है छोटा वाला, और उसके एक फेस पे ग्रीन कलर दिख रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके दो और फेसेस पे ग्रीन कलर दिखेगा, मतलब कि टोटल जो फेवरेबल वाले हैं, फेवरेबल वाले क्यूब्स हैं, उनके टोटल 3 फेसेस पे ग्रीन कलर होगा। एक पे दिख रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी कि दो और पे होगा। तो हमें फेवरेबल के लिए वो क्यूब ढूंढने होंगे 1x1x1 के, जिनके 3 फेस ग्रीन होंगे। और टोटल केसेस यानी कि सैंपल स्पेस में आपको क्या ढूंढना होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन ने दे रखा है कि हमने एक स्मॉल क्यूब उठाया और उसका एक फेस ग्रीन कलर ऑलरेडी शो कर रहा है। तो सैंपल स्पेस में आपको ये काउंट करना होगा कि टोटल क्यूब्स, टोटल केसेस के लिए या सैंपल स्पेस के लिए, टोटल क्यूब्स विद एटलीस्ट वन फेस ग्रीन, है ना। ये काउंट करने के लिए हमें थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी कि कितने क्यूब्स होंगे 1x1 के, मतलब टोटल क्यूब्स ऑफ 1x1x1 जिनका एटलीस्ट एक फेस ग्रीन होगा। ठीक है, तो आओ इसको देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो ये हमारा क्यूब है 6x6x6 का। तो पहले तो फेवरेबल वाले वो होंगे जिनके 3 फेस ग्रीन होंगे, जैसे कि ये है, देखो इसका एक फेस, दो फेस और 3 फेस, और मैक्सिमम 3 ही फेस ग्रीन हो सकते हैं ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि पहले पेंट किया गया है फिर ब्रेक किया गया है। ठीक है, तो जैसे ये एक क्यूब कॉर्नर वाला है, इसके तीनों फेस ग्रीन है, वैसे हर कॉर्नर पे जो क्यूब होगा उसके तीनों फेस ग्रीन होंगे। तो फेवरेबल क्यूब्स कितने हैं अपने पास, टोटल जितने भी क्यूब में कॉर्नर होंगे इस बड़े वाले में, तो एक कॉर्नर ये, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऊपर 4 नीचे, तो फेवरेबल क्यूब्स कितने होंगे 8 होंगे, जिनके 3 फेस ग्रीन होंगे। अब टोटल वाले सोचते हैं कि जिनका एटलीस्ट वन फेस ग्रीन होगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप ये समझो कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करते हैं इस क्यूब को। तो जैसे देखो मैंने ये लाइन बनाई एक यहाँ पर, ठीक, और एक लाइन यहाँ पर बनाई। तो इस इन दोनों लाइंस का मतलब क्या है कि मैंने आगे वाली जो लेयर है वो पूरी की पूरी कट कर दी है ना। फिर मैंने एक लाइन यहाँ पर बनाई, ठीक, वो लाइन उतनी सीधी नहीं बनी है, और एक लाइन यहाँ पर बनाई। तो मैंने जो पीछे वाली पूरी की पूरी लेयर थी वो कट कर दी है। तो अब अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ये डायमेंशन 4 दिखेगी, क्योंकि जो कट कर दिया उसको फेंक दो, और ये डायमेंशन 4 दिखेगी, और बाकी जो डायमेंशन है वो 6 होंगी अभी भी। फिर मैंने एक कट यहाँ से लगाया कि यहाँ से कट किया इस लाइन के लॉन्ग, और इस लाइन के लॉन्ग कट किया। फिर एक बार इस लाइन के लॉन्ग कट किया, और इस लाइन के लॉन्ग कट किया। तो मतलब कि जो इस साइड की लेयर दिख रही थी सामने की साइड, उसको हटा दिया, और जो यहाँ पीछे की साइड लेयर दिख रही थी उसको हटा दिया। ठीक है, तो कितनी लेयर हट चुकी है, हम लोग ने 4 लेयर हटा दी है। लेयर क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हम वो वाले क्यूब हटा रहे हैं जिनका एटलीस्ट एक फेस भी ग्रीन होगा। ठीक है, और फिर हम लोग ने क्या किया कि यही काम नीचे से किया। ये जो सबसे नीचे 6 फेस थी, तो 6 फेसेस की ऊपर वाली लेयर हटा दी, तो नीचे वाले फेस की ऊपर वाली लेयर हटाई, और ऐसे ही इस वाले फेस की भी लेयर हटा दी, जो सबसे ऊपर वाला फेस था। तो ऐसा करने से जब तुम 6 फेसेस की आगे वाली लेयर हटा दोगे तो क्या होगा कि हर साइड से डायमेंशन में 1 का रिडक्शन आ जाएगा। जैसे देखो जब तुमने इस ऊपर की साइड यहां से एक जगह कट किया है, और एक बार यहां से एक जगह कट किया है, यहां से एक जगह कट किया और यहां से एक जगह कट किया है, तो 1 डायमेंशन का डिक्रीमेंट यहां से होगा, 1 डायमेंशन का डिक्रीमेंट यहां से होगा,
है ना, 1 1। ऐसे ही 1 डायमेंशन का डिक्रीमेंट यहां से भी होगा तुम्हारा, और 1 डायमेंशन का डिक्रीमेंट यहां से भी होगा। और ये सारी लेयर्स हटाने के बाद वो सारे क्यूब्स हट गए होंगे जिनका एटलीस्ट एक फेस रेड होगा, क्योंकि तुमने ऊपर वाली टॉप वाली लेयर सबकी हटा दी है, ठीक है, तो वो सारे स्मॉल क्यूब्स हट गए होंगे जिनका एटलीस्ट एक फेस रेड रहा होगा। और अब जो अंदर बचा होगा वो वाले क्यूब्स बचे होंगे जिनका एक भी फेस कलर, अगर मैं कहीं रेड बोल रहा हूँ तो समझ जाना कि वो ग्रीन ही होगा, वो यहाँ पे रेड से लिख रहा हूँ तो वो बार बार रेड निकल रहा है, लेकिन ग्रीन कलर से हम लोग ने पेंट किया। हाँ, तो अब ऊपर की लेयर हटाने के बाद जितने भी क्यूब्स बचेंगे अंदर वाले, उनका एक भी फेस ग्रीन नहीं होगा। तो जो अंदर का क्यूब बच रहा है उसकी डायमेंशन क्या आ रही है? तो तुमने देखो, सामने ये लेयर हटाई, ये लेयर हटाई, तो डायमेंशन में एक एक का डिक्रीमेंट आया, इधर से भी एक एक का डिक्रीमेंट आया। तो जो अंदर वाला क्यूब होगा, तुम ये सोचो कि इसको ड्रिल कर दो, इस स्क्वायर को ड्रिल करो, तो इस स्क्वायर की डायमेंशन क्या रखो, 4x4 है, और ऐसे ही अंदर वाली डायमेंशन भी 4 होगी। तो जो अंदर क्यूब बचेगा सामने की लेयर कट करने के बाद, वो 4x4x4 का क्यूब बचेगा। और उससे जो 64 1x1x1 के क्यूब बनेंगे, उनका एक भी फेस रेड, सॉरी ग्रीन नहीं होगा। नन ऑफ द फेस विल बी ग्रीन, नन ऑफ द फेस विल बी ग्रीन। ये बात क्लियर है कि नहीं? बस यही सोचना था मेन काम, है ना। आप इसको विजुलाइज करना खुद से भी, कि आप सारी लेयर्स हटा दो, हर फेस की सामने लेयर हटा दो, ऊपर वाले की लेयर हटा दो, नीचे वाले की लेयर हटा दो, आगे पीछे राइट लेफ्ट। तो एक 4x4x4 का क्यूब बनेगा, और उससे जो 64 1x1x1 के क्यूब बनेंगे, उनका एक भी फेस ग्रीन नहीं होगा। तो फिर एटलीस्ट वन फेस ग्रीन कितनों का होगा? तो वो अब क्या हो जाएगा देखो, टोटल क्यूब्स कितने थे छोटे वाले? 216। उसमें से कितने ऐसे हैं जिनका एक भी फेस ग्रीन नहीं है? वो 64 हैं। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वही बचेंगे जिनका एटलीस्ट एक फेस ग्रीन होगा। तो वो कितना आ जाएगा? ये 152 आ रहा है ना शायद, देख लेना, ठीक। तो 152 फेवरेबल टोटल क्यूब्स हैं जिनका एटलीस्ट एक फेस ग्रीन होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, नीचे 152 आएगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? नीचे 152 और ऊपर 8, ठीक। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत इसमें विजुअलाइजेशन था, तो आप वैसे ही कट करके सोचना कि हर फेस से हमने लेयर हटा दी सामने वाली, तो अंदर एक 4x4x4 का क्यूब बनेगा, और उससे जो छोटे 64 क्यूब बनेंगे उनका एक भी फेस ग्रीन नहीं होगा। आप चाहो तो क्वेश्चन में और चीजें भी सोच सकते हो, कि 8 तो ऐसे हैं जिनका एक फेस 3 फेस ग्रीन है, कितने ऐसे होंगे जिनका एग्जैक्टली एक फेस ग्रीन होगा, कितने होंगे जिनके एग्जैक्टली दो फेस ग्रीन होंगे, है ना। ये सब बातें भी आप सोचना, और चाहो तो आप कमेंट में लिख भी सकते हो, ठीक। तो अब ये जेई एडवांस 2007 का एक क्वेश्चन समझते हैं। वन इंडियन एंड 4 अमेरिकन मैन एंड देयर वाइव्स आर टू बी सीटेड रैंडमली अराउंड अ सर्कुलर टेबल। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ गिवन दैट। अब इसके आगे जो भी होगा वो सैंपल स्पेस होगा। ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, ठीक है। तो हमारे पास 5 कपल हैं, 4 अमेरिकन कपल्स हैं और एक इंडियन कपल है। और हमें क्या दिया हुआ है कि जो 4 अमेरिकन कपल्स हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि फिर अपना इंडियन वाला जो कपल है वो भी एक साथ ही बैठा होगा, ठीक है। तो टोटल केसेस में वो केस हमें काउंट करने हैं जब 4 अमेरिकन कपल्स एक साथ बैठे हैं ना। इंडियन वाले उसमें कहीं भी बैठ सकते हैं ना, गिवन क्या है कि 4 अमेरिकन कपल्स एक साथ बैठे हैं, तो पहले वो केस काउंट करते हैं, चलो। तो हम लोग ने बोला कि 4 अमेरिकन कपल्स को एक साथ, मतलब कि एक कपल 1 ऐसे बोल दिया, ये कपल 2, ऐसे यहाँ पर ये कपल 3 हो गया मान लो, और ये कपल 4 हो गया, ठीक। ये फेवरेबल है। अब इंडियन वाले अभी कहीं भी बैठ सकते हैं, है ना, I1 I2। इस सिचुएशन के जितने अरेंजमेंट हो सकते हैं वो होंगे हमारे टोटल केसेस, क्योंकि ये वो केस है जिसमें अमेरिकन कपल्स एक साथ बैठे हैं। तो आप पॉज करके सोचो ये टोटल केस कितने बनेंगे। तो देखो, टोटल 6 एंटिटीज हैं आपके पास, C1 C2 C3 C4 और I1 और I2। तो 6 लोगों को सर्किल में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। उसके बाद अमेरिकन मैन मस्ट बी सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। लेकिन इसमें भी तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कि ये ऐसे बैठे हैं A1 A2, कि A2 A1। तो इनके इंटरनल अरेंजमेंट तो कर ही सकते हैं ना। तो C1 के इंटरनल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल,
ऐसे ही C2 C3 C4 के भी 2 फैक्टोरियल, तो टोटल क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल की पावर 4। ये किसकी वजह से आया है? हर कपल के अपने इंटरनल अरेंजमेंट। ठीक, अब फेवरेबल केस में हमें क्या सोचना है कि इन्हीं केस में वो वाले केस जब इंडियन वाला जो कपल है वो भी एक साथ बैठा होगा, तो मतलब फिर सिचुएशन जो होगी, फिर वो सिचुएशन कैसी हो जाएगी कि इंडियन वाला जो कपल है I2 और I1 जो है वो भी एक साथ आ जाएंगे, मतलब कि I2 I1 यहाँ पर कहीं कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इसके टोटल, इस सिस्टम के टोटल कितने अरेंजमेंट हैं? तो सर्किल पे 5 लोग बैठे हैं, तो 5 लोगों का सर्किल पे अरेंजमेंट कितना होगा? 4 फैक्टोरियल होगा। ठीक, और फिर हर कपल का अपना इंटरनल अरेंजमेंट होगा। ठीक, तो टोटल 5 कपल हैं और सबके लिए 2 फैक्टोरियल आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल की पावर 5। ठीक, अब अगर हम लोग आंसर लिखें यहाँ पर, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा फेवरेबल, यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 4। तो ऊपर एक 2 बचेगा, 5 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 2/5। ठीक, और इसको करते ही हमारा ये वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लेक्चर खत्म हो चुका है। आई होप आपकी इसकी जितनी भी चीजें हैं वो आपको क्लियर होंगी। इसमें बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो चीज हो चुकी है वो सैंपल स्पेस का काम करेगा, और उसी के केसेस में से कुछ ऊपर केस आते हैं, मतलब कि सैंपल स्पेस फिर वही हो जाता है, तो फिर पूरा सैंपल स्पेस नहीं, जो इवेंट हो चुका है उसके रेफरेंस में सैंपल स्पेस सोचना है, और उसके रिस्पेक्ट में देखना है कि ऊपर क्या आएगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखोगे, कभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी जब हम लोग बेस थ्योरम पढ़ेंगे तो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इससे होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, तो वो कंफ्यूजन भी हम लोग दूर करेंगे। लेकिन आप ये लेक्चर के क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहे थे ना। किसी भी लेक्चर को देखते वक्त जब भी क्वेश्चन आया करे, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई किया करो और फिर उसका सोल्यूशन देखा करो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।